अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम बैक विद टाइप्स ऑफ ऑफ़र। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ऑफ़र क्या होती है और ऐसे कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक ऑफ़र को वैलिड करते हैं। क्योंकि ऑफ़र को वैलिड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसमें सबसे पहले ऑफ़र ही होती है। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसकी ऑफ़र तो वैलिड होनी चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड ही होगा। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफ़र या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ़र भी कहा जा सकता है। इसमें सबसे पहले है स्पेशल ऑफ़र। स्पेशल ऑफ़र वो होती है, स्पेशल ऑफ़र रेफर्स टू एन ऑफ़र मेड टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये ऐसी ऑफ़र होती है जो किसी स्पेसिफाइड बंदे के लिए हो या किसी ग्रुप के लिए हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंस्टीट्यूट एक ऑफ़र देता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाना है, तो कोई ऐसा बंदा हो जिसने लॉ ग्रेजुएट किया हो, वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया कि ग्रेजुएट हो और लॉ ग्रेजुएट हो, वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह की ऑफ़र स्पेशल ऑफ़र होगी। या तो फिर इस एक ये एग्जांपल हो सकती है, या इस तरह की एग्जांपल हो सकती है जनरल वे में। वो ये कि मैं कहती हूँ मैंने ना पार्टी सिर्फ आज ना मैंने पार्टी देनी है, लेकिन मेरी 3-4 दोस्त हैं, लेकिन मखसूस तौर पे मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे ही दूँगी। तो स्पेशली मैं उसे स्पेसिफाइड करके कहती हूँ कि मैंने इस बंदे को ही देनी है। तो ये क्या है, एक स्पेशल ऑफ़र है सिर्फ स्पेशल पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर एसर्टेन पर्सन के लिए। और इसके बरक्स जनरल ऑफ़र वो होती है जो जनरल पब्लिक के लिए होती है। When an offer is made to the general public, it's called a general offer and can be taken up by any person who wishes to fulfill the terms of the offer. ये ऑफ़र पब्लिक एट लार्ज के लिए होती है, एक जनरल ऑफ़र जो कोई भी आकर उसे एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेल लगती है, तो जो अगर किसी शॉप पर सेल लगी है 30% ऑफ, तो इसका मतलब वो किसी एक बंदे के लिए तो नहीं है ना, कोई भी जनरली आकर उस जो सेल है उसे जो है वो कर सकता है, मतलब कि किसी एक बंदे के लिए मखसूस। इसमें जनरल ऑफ़र में ये भी आ जाता है कि अगर कोई रिवॉर्ड देता है किसी मिसिंग पर्सन के लिए, कि किसी का कोई बंदा गुम हो जाता है और वो ये ऑफ़र देता है कि जो भी ऑफ़र ये होती है कि जो भी इस बंदे को ढूंढ के लाएगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इसमें भी ये जनरल ऑफ़र है। ये इस तरह से जनरल ऑफ़र है कि किसी ने भी ये काम कर लिया तो उसे ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसका मतलब हर कोई जिस बंदे ने भी ये ऑफ़र सुनी उसको उसके लिए नहीं है ये, लेकिन जो ढूंढ के ला के दे देगा, मतलब जो ये टास्क है वो कंप्लीट कर लेगा, उसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट की, ये कहलाया जाएगा और उसे वो रिवॉर्ड मिलेगा। ये नहीं कि जितने भी बंदों के ने सुन ली, जितने भी बंदों ने ये जान लिया कि इस तरह की एक ऑफ़र है तो उसे ये मिलेगी, इस तरह नहीं है। जिस बंदे ने अगर कोई रिवॉर्ड के तौर पर या मिसिंग पर्सन पर कोई ऑफ़र है तो जिसने एक्सेप्ट कर ली, सिर्फ वो ही जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्टेंस कहलाएगी। ऑफ़र की टाइप्स अब है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफ़र। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ऑफ़र किस तरह क्रिएट होती है, तो उसमें ये आ जाएगा कि एक्सप्रेस होती है या इम्प्लाइड होती है। एक्सप्रेस मीन्स सबको पता है कि रिटन या वर्बली हो, जो कम्युनिकेशन हो रहा है ऑफ़र और ऑफ़री के दरमियान, वो या तो वर्बली हो या फिर रिटन में हो, तो वो एक्सप्रेस ऑफ़र है। जैसे कि मैं एक ऑफ़रर हूँ, मैंने ऑफ़री को एक लेटर में लिख के दे दिया कि मैं आपको अपनी गाड़ी 50,000 में बेचना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो उसको कम्युनिकेट किया है, या उसने भी उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे एक्सेप्शन करके लेटर लिख के भेजा। तो ये जो कम्युनिकेशन हमारे दरमियान हुई है ये एक्सप्रेसली हुई है, या फिर मैं उसे फ़ोन करके बोल रही हूँ कॉल पर, या मिलकर बोल रही हूँ, तो ये सब क्या था, एक्सप्रेशन वाली ऑफ़र थी। एक्सप्रेशन यूज़ हुए इसमें, तो ये एक्सप्रेस ऑफ़र कहलाई। इम्प्लाइड ऑफ़र क्या होगी, इम्प्लाइड वो होगी जो सर्कमस्टांसिस ऑफ केस या जो कंडक्ट ऑफ पार्टीज़ है उससे शो हो कि ये ऑफ़र हो गई है, ऑफरर ने ऑफ़र दे दी है और ऑफरी ने एक्सेप्ट कर ली है। तो इस तरह की ऑफ़र को इम्प्लाइड ऑफ़र कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ बस ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट्स इट्स बस ऑन अ सर्टेन रूट, इट इज़ मेकिंग एन implied offer to transport passengers to a specified location at certain fare। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि इम्प्लाइड ऑफ़र इस तरह से भी हो सकती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक पॉइंट पर जाते हैं, जो अक्सर बस वगैरह में, तो उन्हें पता होता है कि इस टाइम पे इस जगह पे ये बस यहाँ आएगी, डेली जाते हैं, और उन्हें भी पता है ये इतना फेयर लेती है। तो वहाँ जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं, ना जो बस ड्राइवर है उनसे कुछ ऑफ़र देता है, ना वो उन्हें ऑफ़र देते हैं, मुँह से कहते नहीं हैं
कि भाई कहाँ जाओगे, कितने में किराया क्या होगा, या कहाँ कहाँ आपका रूट है, क्योंकि उनके पहले से कंडक्ट ऑफ पार्टी से उनका डेली का काम है उसका जाना वहाँ से, और बस ड्राइवर का उनको स्टूडेंट्स को लेना। तो इस तरह की जो ऑफ़र भी हो गई और एक्सेप्ट भी हो गई, परफॉर्मेंस भी एक तरह से हो गई, तो ये जो है इसे कहते हैं इम्प्लाइड ऑफ़र। अब है काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफर क्या होती है कि इन द इवेंट दैट द ऑफरी इज ओनली विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर इफ सर्टेन मॉडिफिकेशंस आर मेट, ही और शी इज ऑफरिंग अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में ये होता है कि जब ऑफरर ऑफरी को एक ऑफ़र देता है, उस पर ऑफरी आगे से कहे, उस कुछ मॉडिफाइड कर दे या कुछ मॉडिफिकेशंस लगा दे। जैसे मिसाल के तौर पे हम बार्गेनिंग करते हैं, अक्सर कोई शॉप पर जाते हैं, जैसे शॉप पर कोई बंदा बोलता है कि मैं आपको ये चीज़ 50,000 में दूंगा, तो मैं उसे आगे से ऑफर ही हूँ, मैं मुझे ऑफ़र दे रहा है 50,000 में दूंगा, तो मैं उसे कहती हूँ नहीं भाई, अगर 40,000 में देना है तो ठीक है बताओ। इस तरह का हम बार्गेनिंग करते हैं ना, तो इसे कहते हैं काउंटर ऑफ़र। इसमें ये होता है कि जो उसने इनिशियल ऑफ़र दी होती है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ रिजेक्शन ऑफ द इनिशियल ऑफ़र। जो इसने इनिशियल ऑफ़र दी थी ना मुझे कि मैं 50,000 में दूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई 50,000 नहीं, 40,000 में देना है तो बताओ, तो ये मेरी उस टाइम पे काउंटर ऑफ़र हो गई। तो अब ये ऑफरर के ऊपर है जिसने मुझे सबसे पहले ऑफ़र दी थी, वो चाहे तो जो इनिशियल ऑफ़र थी उसे रिजेक्ट कर दे कि चलो ठीक है आप जो कह रहे हैं वो ठीक है 40,000 में ले लें, या वो चाहे तो कहे नहीं भाई 50,000 में लेनी है तो लें। तो ये ऑफरर पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो अपनी जो उसने इनिशियल ऑफ़र दी थी उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दे, या और कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, जो ऑफरी ने कहा है उसकी बात मान ले, उसकी काउंटर ऑफ़र को मान ले और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर ले, और अगर उसकी मर्ज़ी है नहीं चाहे तो नहीं करे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, अ काउंटर ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द पार्टी हु ऑफर्ड द इनिशियल ऑफर। ठीक है, जो इनिशियल ऑफर जिसने दी थी ना ऑफरर ने, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, उसकी बात मान ले जो काउंटर ऑफर आई है, या चाहे तो रिजेक्ट कर दे। इफ़ द पार्टी एक्सेप्ट द काउंटर ऑफर अ कॉन्ट्रैक्ट इज इस्टेब्लिश। अगर वो एक्सेप्ट कर ले, जैसे कि मैंने कहा कि मैं दुकान वाले के पास जाती हूँ, वो मुझे कहता है कि आपको मैं 50,000 में ये चीज़ दूंगा, तो मैं कहती हूँ नहीं मैं तो 40,000 में लूँगी, वो मान जाता है कि चलें ठीक है 40,000 में ही ले लें, तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है जब वो इनिशियल ऑफ़र जो उसने दी होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की ऑफ़र्स को, या जो बार्गेनिंग करते हैं हम, सिंपली कोई फ्रूट्स लेने जाते हैं तो उसमें बार्गेनिंग करते हैं, डेली की हम बहुत सारी फिर तो ऐसे काउंटर ऑफ़र्स करते रहते हैं डेली यूज़ में। तो इस तरह की जो ऑफ़र्स होती हैं, जो हम किसी को कोई एक इनिशियल ऑफ़र जिसने ऑफर ने दी होती है उसे हम रिजेक्ट करके अपनी खुद की ऑफ़र जल्दी से बता देते हैं, तो वो ऑफर पर डिपेंड करता है वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो इस तरह की ऑफ़र को काउंटर ऑफ़र कहते हैं। क्रॉस ऑफ़र। A cross offer is made when two parties make the same offer to one another without knowledge the other party has made an offer and the terms of both offers are identical. क्रॉस ऑफर वो होती है कि जब दोनों पार्टीज सेम ऑफर दें, आइडेंटिकल हों। आइडेंटिकल से मुराद ऑफ़र का जो फैक्ट्स वगैरह हो, या जो ऑफ़र देना चाह रहा है वो बिल्कुल सेम हो, लेकिन एक दूसरे को पता ना हो कि इसने भी यही ऑफ़र दी है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसकी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये अपने मन में सोचा कि मेरे पास जो मेरे एक नेबर हैं, मैं उन्हें 50,000 में अपनी गाड़ी बेचूंगी। ठीक है, मैंने अपने दिल में सोचा ये, और मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कि क्या आप मेरी गाड़ी ख़रीदेंगे 50,000 में। ठीक है, और इत्तेफाक से जो नेबर है उसने भी दिल में ये सोचा कि मैं जो हूँ, मेरे जो नेबर हैं उनकी गाड़ी है, वो मैं भी 50,000 में उनसे पूछती हूँ कि वो मुझे दे देंगी, तो वो भी मुझे मैसेज कर देते हैं। लेकिन मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक इंटरनेट ऑन ही नहीं किया, उनके पास आया ही नहीं, जबकि उन्होंने मुझे सिंपल टेक्स्ट कर दिया है कि जो आपकी गाड़ी है वो मैं 50,000 में ख़रीदना चाहती हूँ, तो क्या आप बेचेंगी। वो मुझे ऐसे कह देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक ऑफ़र मैंने दी है लेकिन उन तक पहुंची नहीं है, जबकि सेम है, मैंने भी ये कहा है उस ऑफ़र में कि 50,000 में मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ, तो क्या आप ख़रीदेंगे। और मेरे पास भी एक टेक्स्ट आ जाता है उसी टाइम पे बिल्कुल, और सेम यही कि उसमें ये होता है कि मैं आपकी गाड़ी ख़रीदना चाहती हूँ 50,000 में, तो क्या आप मुझे बेचेंगी। तो इस तरह की ऑफ़र जो होती है वो क्रॉस ऑफ़र होती है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने पहले मैसेज किया था तो मैंने ऑफ़र दी और उन्होंने एक्सेप्टेंस दी।
इसको ये नहीं कहेंगे, ये दोनों पार्टीज़ की तरफ से ऑफ़र ही कहलाएगी, क्योंकि इग्नोरेंस हुई है यहाँ पर। उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने तो पहले से भेजी हुई है, और ना मुझे पता था कि एक बंदे ने मुझे भी ऑफ़र आई हुई है। ठीक है। In this situation, there will not be a contract because it cannot be constructed that one party's offer is accepted by the other party. इस केस में ये नहीं कह सकते कि जिस बंदे ने पहले मैसेज कर दिया उसने ऑफ़र दी है और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस दी है, क्योंकि आइडेंटिकल थे। उसने भी 50,000 का था, उसने भी 50,000 का था। नहीं, ये सेलर जो दे रहा था, जो बेचने की नीयत से उसने पूछा था, उसकी तरफ से भी ऑफ़र ही कहलाएगी, और जो बायर है उसकी तरफ से भी ऑफ़र ही कहलाएगी, क्योंकि ऑफ़र जो है वो दोनों पार्टीज़ दे सकती हैं। सेलर भी दे सकता है, बायर भी ऑफ़र दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेलर ही ऑफ़र देता है, कभी कभार बायर भी देता है कि मैं आपकी चीज़ ख़रीदना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बेचेंगे, इस तरह से। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि क्रॉस ऑफ़र अगर हो, आइडेंटिकल हो और इग्नोरेंस हो जिसमें अदर पार्टी की ऑफ़र की, तो वो उससे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता। सो लास्ट है स्टैंडिंग ऑफ़र। स्टैंडिंग ऑफ़र जो है उसे ओपन ऑफ़र, कंटिन्यूइंग ऑफ़र भी कहा जाता है, कि वो ऑफ़र होती है जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। एन ऑफ़र इज़ रिगार्डेड एज अ स्टैंडिंग ऑफ़र इफ़ इट्स मीन टू रिमेन ओपन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड कैन बी एक्सेप्टेड एट एनी टाइम बिफोर द डेडलाइन। यानी कि इसमें भी ये ऑफ़र भी सबके लिए होती है, जनरल ऑफ़र ही होती है एक तरह से। लेकिन जनरल ऑफ़र और स्टैंडिंग ऑफ़र में ये डिफरेंस है कि स्टैंडिंग ऑफ़र एक टाइम पीरियड के लिए होती है, ठीक है, जिसमें या तो डेट या टाइम बता दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ मुझे सेल करनी है, अगर आपको लेनी है तो आप ले लें। इस तरह की ऑफ़र स्टैंडिंग ऑफ़र कहते हैं। तो ये सब थी काइंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ़र। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।